नमस्कार मार्केट्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने एक और ऐतिहासिक कदम छुआ, जबकि रिकॉर्ड लेवल्स पर मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिली और एक अहम लेवल्स को मार्केट ने आज पार भी किया। 15,700 इंट्राडे में निफ्टी ने इस लेवल को भी पार किया और मिड कैप इंडेक्स जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी पहुंच गया। खरीदारी का दौर मार्केट में बना हुआ है और दौर है मिड कैप में बाइंग का, स्मॉल कैप में बाइंग का। फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर भी खरीदारी का दौर ही देखने को मिल रहा है और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट बना हुआ है। आज भी बाइंग थी एनबीएफसी स्पेस के अंदर, फाइनेंशियल स्पेस के अंदर, बैंकिंग स्पेस के अंदर, रियल स्टेट, मीडिया, लिकर, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिली। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी आज ऑटो स्पेस के अंदर, फार्मास्यूटिकल स्पेस के अंदर, लेकिन फ्रंट लाइन में आप टाइटन जैसे शेयरों को देखिए, ऑल टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार। मिड कैप में आप मुथूट जैसे शेयरों को देखिए, 60,000 करोड़ के पार ऑल टाइम हाई पर भी शेयर पहुंचा। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा एक अच्छी बाइंग जो फ्रंट लाइन शेयरों में देखने को मिल रही है, उसमें ओएनजीसी, आइशर मोटर, एलएनटी ऐसे कुछ एक नाम थे जो कि तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। चलिए, आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है बातचीत करने के लिए, आपको निफ्टी पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। साथ ही साथ मानस के अलावा हमारे साथ यतिन है जो कि बताएंगे आपको कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, किस तरह का मूड माहौल है। और दीपाली से हम जानेंगे कि पीएनबी के नंबर्स को लेकर बाजार का क्या अनुमान है। इसके अलावा भारत फोर्ज, खासतौर से मदरसन के नंबर्स के बाद यहाँ किस तरह के एस्टिमेट लगा के बाजार चल रहा है, कैसे आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आगे हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों को आपको समझाते हैं। निफ्टी में किस तरह की रेंज बनी, सेंसेक्स में किस तरह की रेंज बनी और एडवांस डिक्लाइन आंकड़े कैसे रहे। निफ्टी में आज चूंकि गैप अप शुरुआत थी, 80 अंकों के आसपास की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में थी और उसके बाद भारतीय बाजारों की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई। मार्केट ने सस्टेन किया उस तेजी को और धीरे धीरे बढ़ते दिखाई पड़े। सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक डिप, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़े। 94 अंकों का दायरा निफ्टी में, सेंसेक्स करीब 331 अंकों का और निफ्टी बैंक 311 अंकों के आसपास का दायरा बना। इसके अलावा निफ्टी में जो एडवांस डिक्लाइन था वो आपको इंडिकेट करेगा तेजी। 36 ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे, 14 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स में भी करीब 22 शेयरों में तेजी और 8 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के 7 शेयर तेजी में, 5 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी और एफएनडो के करीब 108 शेयर तेजी में, 46 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एनएससी के करीब 1334 शेयर तेजी में और आधे से भी कम 594 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और बीएससी के 2190 शेयर तेजी में और आधे से भी कम यानी कि 980 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो एडवांस डिक्लाइन पूरी तरह से तेजी के फेवर में, बुल्स के फेवर में आता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तेजी कंट्रीब्यूट हुई थी एचडीएफसी बैंक की तरफ से 17 अंकों कंट्रीब्यूशन, एलएनटी की तरफ से, टाइटन की तरफ से, कोटक की तरफ से और इन्फोसिस की तरफ से, जो कि कुल मिला के करीब 60 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। एक अच्छा वॉल्यूम आज होता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी इंटरप्राइजेज में 3025 करोड़ का, रादर बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस में, मुथूट फाइनेंस में, जहाँ पर लगातार दूसरा दिन आउट परफॉर्मेंस का, अदानी पोर्ट में और मदरसन सुमी में भी, जहाँ पे नंबर्स के बाद तेजी आई और तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। चलिए, इन सब पर हम बातचीत करते हैं और आज के पैनल से मुखातिब होते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 15,900 ये आपने टारगेट दिया था जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी, तब 15,700 आज पहुंच चुका है आपके टारगेट के, बहुत दूर अब नहीं है, 200 अंक ही रह गए हैं। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं, आप क्या स्टॉप लॉस करें हम? नमस्कार सुमित भाई, देखिए ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है और कल भी मैंने मेंशन किया था कि कल की जो गिरावट थी वो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जो अंडरटोन है मार्केट का वो बहुत बुलिश लगता है और 15,900 के टारगेट निफ्टी पे बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मैंने 2 टारगेट मेंशन किए थे, 15,900 और 16,100। तो ये दोनों ही टारगेट अभी भी कायम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15,900 तो आपको शायद आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल जाएंगे और 16,100 टेस्ट करने में शायद 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। केवल स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम ऊपर रिवाइज करते रहना चाहिए। कल मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 15,450 किया था। आज मेरे हिसाब से 15,525 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और कल भी आप खरीदारी करिए 15,525 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ पर भी दोनों टारगेट कायम है। लोअर लेवल पे लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज किया है और अब स्टॉप लॉस आपको 35,000 का रखना है। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट 36,500 का है, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट है वो 37,500 का है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी में भी। तो
निफ्टी के लिए आपको सिर्फ स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करना है। कल 15,450 था और वापस मानस को तेजी का जो रुख अल्टीमेटली बना हुआ है उसी के साथ ही मानस जा रहे हैं। अब स्टॉप लॉस जो होंगे वो 15,525 के होंगे और टारगेट्स होंगे 15,900, 16,100, ये टारगेट्स आपको मानस पहले से दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 37,500 का टारगेट, 36,500 टारगेट, फिर 37,500 का टारगेट यहाँ पर आप मेंटेन करें और स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ रिवाइज करना है। करीब 35,000 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अच्छा मानस, जिस तरह की तेजी है, मूड माहौल बढ़त का ही बना हुआ है और आप लगातार तेजी के साथ ही चल रहे हैं। कॉल्स भी आपकी तेजी की तरफ ही थी। अब आपने कौन सी कॉल सुनी है? देखिए, कल के लिए 2 रिकमेंडेशन है और दोनों पोजिशनल बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ। पहला तो एस्कॉर्ट्स पे है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स ने काफी समय तक अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1100 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। आज स्टॉक कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकल आया, अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो स्टॉक तैयार हो गया है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करें, 1179 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 1300 रुपए के टारगेट सेट करें। और दूसरा स्टॉक एलएनटी है। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब 1300 के भाव से देखने को मिल रहे हैं। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने आज 1490 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो ऐसा लग रहा है कि ये अग्रसर है और जो पिछले हाईज फरवरी के हाईज हैं 1575 के आसपास, वो अब बहुत जल्द टेस्ट होंगे। तो एलएनटी में भी खरीदारी करिए, 1475 के स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 1565 का है और शायद उसके ऊपर आपको 1590-95 के स्तर भी देखने को मिले एलएनटी में। अच्छा मानस, अब एक एक करके दोनों सेक्टर्स जो आपने चुने इनकी एक एक पीयर की बात कर लेते हैं। पहले एस्कॉर्ट्स की। एस्कॉर्ट्स में आज तेजी की आप बात कर रहे हैं। दूसरा नाम है वीएसटी टिलर, ये और जोरदार तेजी में था, 11-12% ऊपर था। यहाँ पे क्या करें अगर कोई पोजीशन एस्कॉर्ट्स के साथ साथ यहाँ भी होल्ड करता है तो? देखिए, वीएसटी टिलर का में भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। मेरे ख्याल से पिछले करीब 7-8 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 2000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक किए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब कंफर्टेबली स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि शायद स्टॉक में अगर पोजिशनल ट्रेड आपको लेना है तो आपको टारगेट भी बड़े सेट करके चलने हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि 2800-2900 तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कभी कोई गिरावट मिल जाए और या तो आप अभी थोड़ा ले लीजिए और कोई गिरावट मिले तब ऐड कर लीजिए, लेकिन 2000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तो बिल्कुल खरीदारी करने जैसी लगती है। अच्छा, दूसरा नाम एलएनटी का आपने लिया और एलएनटी के सामने खड़ा करते हैं सीमेंस को। आज यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम था, क्या करना चाहिए सीमेंस में? सीमेंस में भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी। यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत क्लियर है। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 12-11 मई को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज के बाहर आ गया है और अब शायद 2300 रुपए तक के स्तर आपको सीमेंस में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। और स्टॉप लॉस आपको 2075 के नीचे रखना है। चलिए, इन दोनों के बाद अब बात करेंगे हम टाइटन की। आज जोरदार तेजी में था, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो गई, ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंच गया। इसी तरह का ट्रेंड हमने एशियन पेंट में, पीडीलाइट में पहले देखा है। अब क्या करना चाहिए टाइटन के अंदर? देखिए, टाइटन के स्ट्रक्चर को अगर आप ठीक से समझे तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि वीकली चार्ट पे ये फ्लैग पैटर्न, क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। जो रैली थी, जो फ्लैग पोल था, वो 750, अब मेरे ख्याल से 750 रुपए से लेकर 1625 के आसपास तक था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, काफी लंबा कंसोलिडेशन था, तो वो फ्लैग पैटर्न बना और अब ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो लंबी अवधि के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े टारगेट सेट करने हैं। 2400 रुपए तक के टाइटन में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। समय लगेगा करीब 10 से 12 महीने का, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी करने जैसा स्टॉक हो गया है अब। और आप केवल ट्रेडर हैं, अगर आपने केवल 2 से 3 दिनों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि आप कल भी टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1649 का और जो टारगेट रहेंगे वो 1775 के रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो टारगेट रहेंगे वो 1775 के रहेंगे। तो 1649 का स्टॉप लॉस और 1675 नहीं है, ये 1775 ये टारगेट आपको मानस ने यहां पर दिया है। अच्छा मानस, एक ट्रेडर्स फैंसी स्टॉक हो रखा है, वो है ओएनजीसी। तेजी में है, आपने पहले भी इसमें तेजी की बात की थी, तेजी इसकी क्रूड की तेजी के साथ फॉलो अप कर रही है। क्या करना चाहिए? जो तेजी आप देख रहे हैं, कहां तक कैरी फॉरवर्ड हम मान के चलें? देखिए, नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है कि ओएनजीसी ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक चलता है। हमेशा
इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखने को मिलता है, ट्रेडिंग में बड़े मूव नहीं मिलते। लेकिन इस बार तो स्टोरी बिल्कुल अलग है। पिछले करीब 4-5 दिनों से वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं, अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, मोमेंटम में स्टॉक है। और मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि मार्च के हाइस को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, तो अब जो नया टारगेट होगा वो करीब करीब 135 रुपए के आसपास का होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट 130 रुपए का रहेगा, फिर 135 का रहेगा। 118 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी में खरीदारी कर सकते हैं। ओएनजीसी में खरीदारी करें, 118 का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, आज ऑटो में बिकवाली थी, लेकिन आइशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प ये दोनों फिर भी कुछ हद तक बाइंग दिखाए थे। आइशर में तो खरीदारी थी ही, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में भी लोअर लेवल से कुछ पुल बैक आए थे। यहाँ पर क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात करें, मैंने हीरो मोटोकॉर्प के बारे में पहले भी बात की है और मेरा समझना यह है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है 2800 रुपए के आसपास। अब केवल एक ट्रिगर की जरूरत है और शायद कंसोलिडेशन के बाद 1-2 दिन के अंदर ही स्टॉक में ट्रिगर मिलेगा और ये फिर से एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। जो मेरा एक शॉर्ट टर्म टारगेट हीरो मोटोकॉर्प पे है वो 3200 रुपए का है, तो 2900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 3200 के टारगेट सेट करिए। आइशर में तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल गया। आज 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट देखा, हाई टॉप हायर बटन चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो आइशर में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, 2900 के टारगेट सेट करिए। तो आइशर में ब्रेकआउट आप 2900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं और हीरो मोटोकॉर्प तो पहले से ही मानस कई बारी तेजी की बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, अब ऑटो की बात हो ही रही है तो पहले दीपाली से बातचीत कर लेते हैं। अब ऑटो को कवर भी करती हैं, ट्रैक भी करती हैं और एक नंबर भी आने वाला है भारत फोर्ज का, साथ ही साथ पीएनबी का भी। तो दीपाली, भारत फोर्ज और पीएनबी क्या अनुमान लगा रहा है बाजार, किस तरह के आंकड़े देख सकते हैं वहां? पंजाब नेशनल बैंक के अर्निंग्स पर नजर रहेगी। अनुमान यह है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 6,810 करोड़ से बढ़कर 7,498 करोड़ आ सकती है। वहीं जो मुनाफा है वो 827 करोड़ का आ सकता है। हालांकि पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को लगभग 10,132 करोड़ का लॉस हुआ था, तो उस हिसाब से देखें तो घाटे से मुनाफे में ये बैंक आ सकता है। देखने रहेगी लोन ग्रोथ का आंकड़ा क्या रहता है, वो भी स्पेशली सीक्वेंशियल बेसिस पे अनुमान लगाया जा रहा है कि लोन ग्रोथ 2% के आसपास ग्रो हो सकती है Q-on-Q बेसिस पे। प्रोविजंस इनके सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 33% घटकर आ सकते हैं। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से ड्रॉप होंगे, लगभग 2.9% के आसपास। ओवरऑल जो इनकी कोर परफॉर्मेंस रहेगी बैंक की वो सालाना आधार पर तो इंप्रूव होगी, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा ड्रॉप आ सकता है। लेकिन वाई बेसिस पे ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे तो लो बेस की वजह से नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे और इसीलिए मार्जिन्स भी इनके बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं अगर भारत फोर्ज के नंबर्स की बात करेंगे तो इनकी नेट सेल्स वाई बेसिस पे 880 करोड़ से बढ़कर 1260 करोड़ आ सकती है। घाटे से मुनाफे में आ सकती है ये कंपनी भी। 0.1 करोड़ के घाटे के मुकाबले 170 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। एबिटा 110 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ आ सकता है और मार्जिन्स 12.5% से बढ़कर 25% पर आने की पॉसिबिलिटी है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है वो सालाना आधार पर 43% बढ़ सकते हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे 22% की ग्रोथ रहेगी। जो डोमेस्टिक सीवी बिजनेस है वहां पर ग्रोथ बेहतर रहेगी, जो कि ओवरऑल नंबर्स को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो इनका नॉन डोमेस्टिक बिजनेस है वहां भी ग्रोथ रोबस्ट साइड पर ही रहेगी। हालांकि जो नॉन ऑटो बिजनेस एक्सपोर्ट है वहां भी सीक्वेंशियल बेसिस पे 78% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। कॉस्ट रिडक्शन इन्होंने किया है जिसका इंपैक्ट आपको इनके ओवरऑल अर्निंग्स पर दिखेगा। हालांकि जो कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पर रहे हैं उसका असर थोड़ा मार्जिन्स पर दिख रहा है, लेकिन अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारत फोर्ज की ओर से। तो भारत फोर्ज, मानस मदरसन और भारत फोर्ज दोनों के बारे में बात करेंगे। मदरसन अच्छे नंबर देखे गया, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अभी भी जो अंडरलाइंग है वो थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है। तो मदरसन और भारत फोर्ज क्या करें इन दोनों में? देखिए, मदरसन सुमी की बात करना जरूरी है क्योंकि कल तो एक ब्रेकआउट मूव था, लेकिन आज फिर से हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर ट्रेंड में रिवर्सल अभी तक नहीं दिख रहा है। और ध्यान रखिए कि 2017 के जो लेवल्स थे उसको टेस्ट करने के बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो करेक्शन है ये पोजिशनल बेसिस पे एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस थोड़ा बड़ा रखेंगे 225 रुपए का, लेकिन टारगेट भी बड़े सेट करके चलेंगे। करीब करीब 300 रुपए के टारगेट आपको मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपने भारत फोर्ज की बात की, देखिए कल भी मेरे ख्याल से दीपाली जी थी और इस टाइम पे मैंने भारत फोर्ज को रिकमेंड किया था क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले उसने ब्रेकआउट दिया था। आज एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, स्टॉक करेक्ट हुआ। मेरे स्टॉप लॉसेस 674 के थे, वो अभी भी कायम है।
674 के स्टॉप लॉस से भारत फौज में खरीदारी करिए और जो पहला टारगेट आता है वो 750 रुपए का आता है। अच्छा, दूसरी तरफ पीएनबी के नंबर हैं, वाई बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आने की बातचीत हो रही है। तो एक पीएनबी और दूसरा नाम है एसबीआई, जो कि ऑल टाइम हाइस पर पहुंच भी गया है और जोरदार तेजी के अंदर है भी, अंडरलाइन वहां पर भी काफी स्ट्रांग है। तो पीएनबी और एसबीआई, इन दोनों में क्या करें? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि शायद 475 तक के टारगेट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर बने रहिए और कभी कोई गिरावट मिल जाए तो खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 424 का। पीएनबी की जहां तक बात है, देखिए पीएनबी के साथ दिक्कत केवल इतनी है कि स्टॉक बैन में बहुत जल्द आ जाता है, इसलिए वो जो मूव है वो देखने को, फॉलो बाइंग है वो नहीं आ पाती है। एक दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे हिसाब से 41 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बहुत जल्द 46, 47 के स्तर देखने को मिलेंगे और ध्यान रखिए, अगर एक बार स्टॉक 46, 47 के ऊपर निकल गया तब तो आप बिल्कुल भी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 65 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 46, 47, उसके बाद सीधा 65, इस तरह के टारगेट्स मानस ने आखिरी बार रिलायंस के बारे में बोले थे और वो आप देख ही रहे हैं कि रिलायंस में किस तरह की चाल देखने को मिली। अच्छा मानस, आज वोल्टास के बारे में जिक्र नहीं हुआ, हमने कैपिटल गुड्स स्पेस पे बात की, सीमेंस की और एलएनटी की, और साथ ही साथ टाटा ग्रुप में बात की, टाइटन की, लेकिन वोल्टास छूट गया। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, वोल्टास में भी बिल्कुल खरीदारी करके ही चलना है। जरूर पिछले 2 दिनों में एक बड़ा मूव देखने को मिल गया, मेरे ख्याल से 1000 से लेकर 1100 तक के स्तर देखने को 2 दिनों में मिल गए, लेकिन फिर भी पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं है। रादर अगर आप देखेंगे चार्ट पे, अगर आप थोड़े से लंबे समय के चार्ट पे जाएंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद यहाँ पर 300 से 400 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा आने वाले 6 से 8 महीने में। तो कभी कोई गिरावट मिले तो बिल्कुल वोल्टास में खरीदारी करिए। पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है, ट्रेडिंग के हिसाब से बनाई हुई है, तो बिल्कुल बने रहिए। 1060 का स्टॉप लॉस रखिए और जो इमीडिएट टर्म टारगेट आते हैं वो 1175 के आते हैं। तो कोई गिरावट मिले तो 1060 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 1175 के टारगेट सेट करिए। अच्छा, 2 नाम और देखिए, दोनों अपने लाइफ टाइम हाइस पर हैं। अपोलो हॉस्पिटल जोरदार तेजी में, और जुबिलेंट फूड 10 साल में बीते सबसे शानदार आईपीओ जो कोई कंपनी का रहा है वो जुबिलेंट फूड का रहा है, 40,000 करोड़ पहुंच गए मार्केट कैप। क्या करें इन दोनों में? देखिए, मार्केट ऐसा है कि जहां पर जो स्टॉक स्ट्रांग बने हुए हैं वहां पर वो और स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, और जहां पर वीकनेस है वहां पर अभी तक बहुत मेजर रिवर्सल के साइन नहीं मिले। तो जो स्ट्रांग काउंटर्स है, आपको वहां पर तो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट दे दिया, 3400 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 3600 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो 3300 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करनी चाहिए। जुबिलेंट फूड की जहां तक बात है, देखिए ये तो बिल्कुल मेरा फेवरेट काउंटर है। उसका रीजन एक ये है कि यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली और मंथली चार्ट पे दिखेगा, हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, अभी भी स्टॉक मेरे हिसाब से 3350 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने का रिकमेंडेशन है 3100 के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपका फेवरेट है, घर में सबका फेवरेट है? बिल्कुल, मेरे बच्चों का तो बहुत फेवरेट है। इनफैक्ट 72% मार्केट शेयर ऐसी थोड़ी ना है जो एक कंपनी इतना स्ट्रांगली होल्ड कर रही है। खैर, अच्छा एक और नाम जो आपका काफी समय से पसंदीदा रहा है वो है डीएलएफ का। डीएलएफ में आज क्या करना चाहिए? डीएलएफ के पूरे रियल एस्टेट स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही थी आज, तो डीएलएफ या कोई और नाम रियल एस्टेट स्पेस में? देखिए, अगर हम एफएनओ काउंटर्स की बात करें तो डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों चार्ट पे अच्छे लगते हैं। डीएलएफ ने 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, मैंने आज ड्यूरिंग द डे इस पर रिकमेंडेशन भी दिया था, खरीदारी करने की राय दी थी, और मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक अब शायद 320 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी 284 के स्टॉप लॉस के साथ। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पर अब रिवर्सल आ गया है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन एक हर्डल था 1380 1385 की रेंज में, वो भी ब्रेक हो गया है, तो अभी भी यहाँ पर 1500 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो खरीदारी करने की राय यहाँ पर भी रहेगी। 1360 का स्टॉप लॉस लगाए।
गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ पहले भी बातचीत इस पर कई बार हुई है और फिर से यहाँ पर मानस अपनी राय रखते हुए एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन से भी हम बातचीत करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कहाँ खरीदारी कहाँ बिकवाली की बातचीत हो रही है और साथ ही साथ मानस तो बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि आपको बाजार में तेजी की बातचीत पूरे हफ्ते से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऑलमोस्ट उनके टारगेट्स अचीव भी हो चुके हैं। और अब हम बात करेंगे यतिन से जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का बज है, किस तरह का मूड माहौल है। तो यतिन, आज आपने डीलर्स रूम में क्या निकाला? ये 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के खरीदार के हैं, इनमें सबसे पहले सीमेंस और यहाँ बीटीएसटी की सलाह डीलिंग रूम्स ने अपने क्लाइंट्स को दी थी आज के सत्र के लिए। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली शेयर में 30 से 40 रुपए की अपसाइड आपको ट्रेडिंग के लिहाज से वायदे बाजार में देखने को मिल सकती है। आज लगभग 6.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन तेजी की तरफ। सिमिलरली टाटा केमिकल्स में भी डीलिंग रूम्स की खरीदारी की सलाह, यहाँ उनको लगता है कि पोजिशनली 750 के लक्ष्य आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट में भी अगर आप देखें आज का डेटा तो लगभग अच्छा खासा 10% का इजाफा इस शेयर में देखने को मिला तेजी की तरफ। मिड कैप्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जहां दिलीप बिल्डकॉन्स पे फोकस होना चाहिए। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का आपको अपटिक देखने को मिल सकता है। दिलीप बिल्डकॉन ज्यादा करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है जो ऑर्डर बुक का 50% हिस्सा है। और अगर आप ऑर्डर बुक की कुल बात करें तो सेल से 3 गुना बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है, वो है करीब 27,400 करोड़ रुपए के आसपास। और कंपनी आगे जाते हुए अपना कर्ज का लेवल भी कम करना चाहती है। तो ओवरऑल बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे दिलीप बिल्डकॉन पे डीलिंग रूम जो है अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन मिड कैप में। अच्छा मानस, मिड कैप की बात हो ही रही है तो यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनीज पे या फिर इंफ्रा स्पेस की जो कंपनीज है एनसीसी, आईआरबी, इनमें से कोई नाम आप पिक कर पाए? देखिए, इंफ्रा की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कल हमने ब्रेकआउट देखा है आईआरबी इंफ्रा पे और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। पिछले करीब 3-4 सेशन देखिए तो स्टॉक लगातार वॉल्यूम दिखा रहा है और पैटर्न को देख के लगता है, अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस बार फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और 160-165 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो इस स्पेस से तो मेरा जो इस टाइम के लिए बेस्ट स्टॉक है वो आईआरबी ही रहेगा। 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 160 के टारगेट सेट करिए। अच्छा, 2 नाम आपसे अब मैं और पूछूंगा, आखिरी नाम होंगे 2 जिनके टारगेट्स आपने जो हफ्ते के शुरू में दिए थे वो दोनों अचीव हो चुके हैं। एक है पीएनबी हाउसिंग, एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। दोनों के टारगेट्स अचीव हो गए। अब क्या करें इन दोनों में, क्योंकि पीएनबी तो लगातार 70% तेजी दिखा चुका है तो कुछ हद तक शायद प्रॉफिट टेकिंग आए भी, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तेजी में ये भी है, क्या करें इन दोनों में? देखिए, पीएनबी हाउसिंग की बात करिए तो यहाँ पर तो अब आपको लेने के तो मौके नहीं है, लेकिन अपनी जो पोजीशन है उसमें बने रहिए क्योंकि वीकनेस नहीं दिख रही है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करके 699 कर देना चाहिए और बने रहना चाहिए पैटर्न। और अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट से देखेंगे तो एक टारगेट आता है 825 रुपए 875 रुपए की रेंज में। शायद वो लेवल्स आपको बहुत जल्द पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेंगे। लेकिन एलआईसी की बात करिए तो एलआईसी हाउसिंग में तो अभी बहुत पोटेंशियल लगता है। आज भी एक ब्रेकआउट मूव था। अगर आप चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे तो 2019 से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 480 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है मंथली चार्ट पे। और इसके अगर हम टारगेट सेट करेंगे तो 650 के आसपास के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म में अभी खरीदारी कर सकते हैं। 480 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और करीब करीब 540 के टारगेट आपको एलआईसी हाउसिंग में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, तो एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग जो टारगेट्स मानस ने पहले दिए थे वो अचीव हो चुके हैं और नए टारगेट्स आपके सामने रख दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ बने रहने के लिए। इस पूरे हफ्ते आपने हमें तेज़ी ही बताई और तेज़ी ही दिखाई जो लगातार हमने देखी भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए पूरे हफ्ते। निफ्टी पे आपको इस हफ्ते के लिए फिर अगली जो रणनीति है मानस की वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी। निफ्टी में तेज़ी वो देख रहे हैं, करीब करीब 16,100 ये उनके पहले भी टारगेट रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में 15,900 पहला टारगेट, फिर 16,100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। निफ्टी
बैंक के लिए करीब 36,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और रफली 37,500 दूसरा टारगेट रहेगा। मानस की खुद की जो 2 कॉल है उसमें एक है कैपिटल गुड स्पेस मेजर L&T, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। करीब 1580 उनके टारगेट हैं। और एस्कॉर्ट्स दूसरा नाम है, रादर VST टिलर में भी 2000 के टारगेट देख रहे हैं और एस्कॉर्ट्स के लिए करीब 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटन 1775 ये उनका टारगेट है टाइटन के लिए और साथ ही साथ ONGC में 130 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। आयशर ब्रेकआउट हुआ है, 2900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। और उसके अलावा आप तेजी देख सकते हैं PNB हाउसिंग में करीब 700 रुपए के टारगेट्स के लिए। रियल स्टेट स्पेस में DLF पहली पसंद और दूसरा नाम जो है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर आप तेजी देख सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छे मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। चले इसी नोट के साथ अब मार्केट स्टडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो जरा ध्यान से, और साथ साथ RBI की MPC का आउटकम भी आने वाला है, तो बहुत ही संभल के स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस में आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।